आज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 वाकई में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं होता, डिवाइड होने के बाद वो बढ़ता ही चला जाता है और कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होता एक फिक्स टाइम के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं 0.102, ठीक है, फिर 0.1002, 0.01002 और फिर ये डैश डैश। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर जो है पॉइंट के बाद जो है ये यहाँ पर बढ़ते ही चला जा रहा है। कोई भी नंबर जिसमें है कुछ टाइम के बाद जो है, मतलब कुछ फिक्स नंबर के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर हमारा होता है P/Q का फॉर्मेट और इसमें होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है जो नंबर टर्मिनेट हो जाए उसे भी रेशनल नंबर कहते हैं और दूसरा कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, कुछ जैसे कि 2/5। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद ये क्या आएगा? 0.4। देखिए ये डिवाइड करने के बाद 4 के बाद ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। और इस 0.4 को हम 2/5 के, ये 0.4 जो है इसको हम 2/5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2/5 कैसे है? ये 0.4 है, जो इस 0.4 में जब ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा? 4/10 आएगा। तो ये 2 जब 4 और 2 5 10, ये 2/5 आ गया। आप देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग नंबर को हम 2/5 के टर्म्स में लिखते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं। और रेशनल नंबर किस तरीके से लिखा जाता है? P/Q के टर्म में लिखा जाता है, जिसमें एक और कंडीशन है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर हमने 0.4 को 2/5 में लिख दिया, लेकिन इरेशनल नंबर कभी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद इतने नंबर आ रहे हैं और अभी आगे तक, बहुत आगे तक नंबर जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आप इसका पॉइंट हटा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 4 के बाद टर्मिनेट हो गया है, तो हम इसको पॉइंट हटाने के बाद 4/10 लिख सकते हैं और 4/10 कट के 2/5 जो कि P/Q के फॉर्मेट में है। तो ये डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? लेट us we assume that √3 इज ए, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। √3 को हमने क्या एज्यूम किया है? √3 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तो मैंने आपको बता दिया है कि P/Q के फॉर्मेट में होता है। P और Q कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ मैं ये भी लिख देती हूँ, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। P एंड Q क्या है? एक को प्राइम नंबर है एंड Q डजेंट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर का ये है कि Q डजेंट इक्वल टू, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पर P और Q एक ऐसा नंबर लिया है, P और Q एक ऐसा नंबर है कि वो दोनों नंबर कैसा है? एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये एक नंबर है हमारा। P/Q आप ये समझ लीजिए P2 है हमारा और Q क्या है? 3 है, ठीक है। तो आप 2 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो एक 1 में आएगा और एक 2 के टेबल में आएगा। 3 भी देखिए 1 में आएगा या फिर 3 में आएगा। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो 2/3 में ये 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो P/Q हमने वैसा ही नंबर एज्यूम किया है कि ये को प्राइम नंबर है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो √3 इक्वल टू P/Q है, हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर, हमने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 3/1 भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर, 3 इससे इंटू हो जाएगा और P स्क्वायर 1 से हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना इसके साथ इंटू में है, तो ये 3 हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर साइड लेकर आएंगे P स्क्वायर के साइड, तो इधर आएगा, तो ये इंटू में है तो इधर साइड आने पर ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, जस्ट इसको पहले लिख दिया और Q स्क्वायर को इधर आगे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पर ये हमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, ये P स्क्वायर अपॉन 3 है इक्वल टू Q स्क्वायर, ये हमें ये बता रहा है कि P स्क्वायर एक नंबर है। P स्क्वायर कैसे नंबर है, P स्क्वायर जो है, मान लीजिए P हमारा, मैं जस्ट समझा रही, P1 है हमारा, ठीक है। तो P का स्क्वायर क्या होगा, जस्ट 1 का स्क्वायर, वो अगेन एक नंबर ही आएगा। मतलब P स्क्वायर क्या है, एक सिंगल नंबर ही है, एक सिंगल इंडिविजुअल नंबर है। और ऐसा नंबर है जो 3 उसको डिवाइड कर दे रहा है, और 3 डिवाइड कर दे रहा है, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, वो Q स्क्वायर आ रहा है। यानी कि 3 ने P स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। और Q स्क्वायर क्या है हमारा, क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एग्जांपल है, यहाँ पर मान लीजिए P हमारा 3 है, तो P स्क्वायर क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9, तो P स्क्वायर अपॉन 3 क्या होगा, P स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये P स्क्वायर है, P स्क्वायर मेरा कितना है, 9 है, और ये अपॉन 3। तो देखिए ये 3 इसको काट देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 इसको काट देगा तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना। ये 3 से कट जाएगा तो 3 आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, जस्ट ये भी वही चीज़ बता रहा है कि P स्क्वायर को 3 ने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये P स्क्वायर अपॉन 3 है, इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जस्ट मैंने P स्क्वायर अपॉन 3 को एक स्टेटमेंट में लिखा, ठीक है। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब देन बाई थ्योरम 1.3 कि 1.3 थ्योरम ये कहता है कि अगर 1.3 थ्योरम हमारा क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A, ठीक है, इफ P स्क्वायर, P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई A, ठीक है। ये थ्योरम ये कहता है, थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A। अगर P स्क्वायर को A डिवाइड कर देता है, तब P जो है, तब A P को भी डिवाइड कर देगा। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A, इट मीन्स P इज आल्सो डिविजिबल बाई A। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तब थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, P भी तब आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये आपको समझ में आ गया। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन बाई थ्योरम 1.3, यहाँ आपको थ्योरम 1.3 लिखना पड़ेगा। तो 1.3 के हिसाब से जब 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो जस्ट इसके बाद आप थ्योरम लिख दीजिए, फिर उसके बाद सीधे लिख दीजिए कि तब 3 P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो इसको अभी P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो इसको मैथ्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे, इसी तरीके से तो लिखेंगे ना, P अपॉन 3 ही लिखेंगे ना। P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये स्टेटमेंट है वर्ड्स में, ये वर्ड्स में लिखा गया है, इसको मैंने मैथ्स के टर्म में ये लिख दिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये 3P को डिवाइड कर दे रहा है। मैंने पीछे P क्या लिया था, मैंने P एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए मैंने P क्या माना था, 3 माना था, ठीक है। देखिए P मैंने क्या माना था पीछे, एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ, ये लिखिएगा नहीं, बस समझा रही हूँ। P 3 है, तो P अपॉन 3 क्या होगा, P मैंने क्या माना है 3, यहाँ पे रख दीजिए, P की वैल्यू 3 मान लीजिए, और अपॉन 3। तो देखिए ये 3 P को डिवाइड कर दिया कि नहीं, डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा कि नहीं। ये P अपॉन 3 हमने P 3 माना है, P की जगह मैंने ये जो P अपॉन 3 लिखा है, यहाँ पर मैंने P की वैल्यू देखिए 3 रख दिया, ये जो माना है मैंने, और अपॉन 3 तो था ही। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि 3 ने 3 को डिवाइड कर दिया ना, तो डिवाइड करने पर हमारा क्या आ रहा है, 1, ये क्वेश्चन है,
डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये कोई नंबर यहाँ पर p हमारा 3 नहीं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है जो जिसको 3 डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड करने पर कुछ क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर p दिया हुआ है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा r होगा, क्योंकि हमें नहीं पता p कौन सा नंबर है, तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा r है। ठीक है, वो क्या है हमारा क्वेश्चन r है। जैसे यहाँ पे 3 ने 3 को काट दिया तो क्या आया 1 आया। यहाँ तो हमें पता है कि p की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू वो तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लेकिन 3 ने इसको डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो हमने लेट मान लिया है कि वो एक r है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आप इसको r/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, r है तो r/1 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो p को 1 से मल्टीप्लाई किया p आया, और 3r से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3r। ठीक है, क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, ये है 3r। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ ये वाला टर्म देखिए, ये जो आ रहा है, ये जो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे स्क्वायरिंग करने के बाद ये आया 3/1 लिख दिया, फिर p² क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया था ना 3q² = p²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट माना है इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है 3q² हमारा आया हुआ है p²। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3q² = p²। ठीक है, तो अब ये जो p की वैल्यू 3r है ना, p की वैल्यू, इस p की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ मैंने लिख दिया, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अब इस ये p की वैल्यू जो 3r यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3q² = p की वैल्यू क्या है 3r, ये 3r लिखा हुआ, 3r स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3q² = ये देखिए 3r स्क्वायर है, इसको 2 बार इंटू करेंगे, 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9, और r को 2 बार इंटू करेंगे वो तो r² होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, तो क्या है हमारे पास q² = 3r²। यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इस 3 को इसके नीचे यहाँ इस साइड लेकर आएंगे, इस 3 को इधर साइड लेकर आएंगे, तो ये इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 3 को मैं इधर साइड लेकर आई तो डिवाइड में हो गया = ये r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ आ गई है, यहाँ पर भी जस्ट वही चीज़ करना है जो आपने यहाँ पर किया था। कहाँ किया था आपने, यस इधर, ये देखिए इधर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, जस्ट यहाँ पर भी वही चीज़ करना है। यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिए कि q² एक सिंगल इंडिविजुअल नंबर है, उस नंबर को 3 ने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने पर क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा r²। ठीक है, तो अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, q²/3 ये क्या बता रहा है कि 3 ने इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाई 3, देन बाय थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि इफ लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p² इज डिविजिबल बाय a देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय a। तो यहाँ पर वो q² है, q² इज डिविजिबल बाय 3 बाय थ्योरम 1.3, तब q भी डिवाइड होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं q भी जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ पर हमने लिखा p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर p को भी जो p है 3 इसको डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ पर q भी जो है उसको भी 3 डिवाइड कर दे रहा है, यानी p और q दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो p और q दोनों 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि p और q में 3 कॉमन फैक्टर है एक, तो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर p और q क्या माना था, यहाँ पर जो हमने p और q जो नंबर माना था वो हमने क्या माना था को प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर होंगे p और q जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, लेकिन यहाँ हमने देखा कि p भी डिवाइड हो रहा है 3 से और q भी डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि p और q में 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि को प्राइम के अगेंस्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने को प्राइम दोनों माना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो हमने एज्यूम किया है ना कि जो √3 हमारा रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारा गलत है, रॉन्ग हो गया, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि √3 जो हमारा है इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था। जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।